हेलो, वेलकम टू सेशन कोचिंग सेंटर। मैं आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आईबी के लिए रहेगा। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है भी। और जिन बच्चों ने अभी चैनल शेयर नहीं किया उस चैनल शेयर कर दें। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करता है, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आप उसका फायदा उठा पाएं। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पृथ्वी के महाद्वीपीय क्रस्ट के सबसे प्रचुर खनिज कौन सा है? अब्रक नहीं है भाई। पेसरोजेशन, जेनस रोमन, क्वार्ट्स नहीं। क्या है? स्फीत। क्या है? इफ इफ्ती इफ्ती ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी के महाद्वीप क्रस्ट में सफीतीय सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है। क्या है? सफीतीय सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है। ये एक प्रकार का सिलिकेट खनिज है। कौन सा खनिज है भाई? सिलिकेट खनिज है। ठीक है। यह प्राय पृथ्वी पर पाया जाता है, जबकि क्वार्ट्स क्वार्ट्स दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, क्वार्ट्स कौन सा आता है? दूसरे स्थान पर। सिलिकेट खनिज 90% से अधिक क्रस्ट बनाते हैं। जो सिलिकेट खनिज है 90% से क्या बनाते हैं? अधिक। 90% अधिक क्रस्ट बनाते हैं। इफ्तीय सबसे प्रचुर मात्रा में 39% है, जबकि क्षार इस इफ्तीय 12% दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में है। विश्व भर में यह रूपांत औषधि और अग्नि चट्टानों पर बना पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। हावड़ा ब्रिज के निर्माण के लिए ब्लैंक नामक एक उच्च तन्यता वाले मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया गया था। ठीक है। टिस्कल नहीं, टिस्क्रोम नहीं, टिस्कोप नहीं। क्या है? टिस्क्रोम। क्या भाई? टिस्क्रोम की प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे देखिए इसका थोड़ा सा। ये मैंने भाई जो ये लिख रखा है ना, इसका व्याख्या लिख रखी है, आपको पढ़ने के लिए लिख रखी है। ठीक है, आप इसे पढ़े ताकि। ठीक है। टिस्क्रम टाटा स्टील द्वारा विकसित स्टील था जो कठोर पानी के कारण स्केल गठन की समस्या से निपटने के लिए था। हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन 3 फरवरी 1943 को हुआ था। इस साल यह चमत्कार 75 साल का हो चुका है भाई। आपके कितने हो? 50 साल का हो चुका है। हावड़ा ब्रिज एक झूले के प्रकार संतुलन कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसमें पुल के दो मुख्य टावरों के बीच लगभग 1500 फीट। क्या है? 1500 फीट केंद्रीय पुल है ना। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर कोलकाता में है। कहाँ पे? कलकत्ता में भी। ठीक है, कहाँ पर? हुगली नदी पर, यह याद रखना। ठीक है। इसका रख रखाव कोलकाता पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। कलकत्ता पोर्ट्स द्वारा किया जाता है। ठीक है। अधिक नाम, इसका आधिकारिक नाम क्या है? रविंद्र सेतु। क्या है? रविंद्र सेतु। ठीक है भाई, आधिकारिक नाम क्या है? रविंद्र सेतु। बांग्लादेश में सहायक नदियां सहित नदियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 700। कितनी भाई? 700। आगे चलिए। बांग्लादेश में लगभग 700 नदियां और सहायक नदियां हैं, जो कुल 24,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई तय करती हैं। और कृषि तन कितने देख? 700 नदियां 24,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई तय करती हैं। कृषि, मत्स्य पालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है। बांग्लादेश नदियां और सहायक नदियां के एक जटिल नेटवर्क वाला देश है। ठीक है भाई। बांग्लादेश नदियों और सहायक नदियों का एक जटिल नेटवर्क वाला देश है, जो पूरे देश में फैला हुआ है और लाखों लोगों के लिए परिवहन, सिंचाई और आजीविका का आवश्यक साधन है। ठीक है भाई। बांग्लादेश में प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना और सभी सीमा पर पार नदियां हैं, जो हिमालय से निकलती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत से होकर बहती हैं। ठीक है, इसमें बांग्लादेश में होने से पहले कहाँ बहती हैं? भारत में बहते हैं। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, इन प्रमुख नदियों के अलावा बांग्लादेश में कई अन्य नदियां और सहायक नदियां जो जलमार्ग का एक जटिल नेटवर्क है भाई। जलमार्ग एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं, जो देश के लगभग हर हिस्से को कवर करते हैं। बांग्लादेश में नदियों और सहायक नदियों की सटीक संख्या निर्धारित करना मुश्किल है ना भाई। बांग्लादेश में नदियों और सहायक नदियों की सटीक यानी कि निश्चित संख्या बताना मुश्किल है, क्योंकि यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे नदी का आकार, उसका प्रवाह, नदी की या सहायक नदी को परिभाषित करने का
लिए उपयोग किया जाने वाला मापदंड आदि। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। जोनहा जलप्रपात का निर्माण किस नदी से होता है भाई? जोनहा जो जलप्रपात है इसका निर्माण किस नदी से होता है? ठीक है, किस होता है? रांडू से। ठीक है, रांडू से होता है। आगे देखिए, जोना जलप्रपात के झारखंड कहाँ पे भाई? झारखंड राज्य के रांची जिले में है भाई। कहाँ पे? रांची जिले में स्थित है। जोना जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है भाई। एक नाम क्या है जोना जलप्रपात का? जोनहा जलप्रपात का गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। रांची पठार के किनारे स्थित जोना जलप्रपात एक लटकती घाटी जलप्रपात का निर्माण उदाहरण है भाई। रांची पठार के किनारे स्थित जोहाना जलप्रपात एक लटकती घाटी जलप्रपात का उदाहरण है। रांडू नदी झरने का निर्माण करती है ना भाई? रांडू नदी इस झरने का निर्माण करती है। आसपास के नज़ारों को निहारने के लिए 722 सीढ़ियाँ उतारनी पड़ती हैं। झरने का पानी 43 मीटर यानी कि 141 फीट की ऊंचाई से गिरता है भाई। 43 मीटर की ऊंचाई से 141 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्न दर्रों और उनके पर्वत श्रृंखलाओं का मिलान कीजिए है भाई। जोजिला किसका है भाई? कारगिल का होगा। ठीक है, पहले का क्या है? डी। पहले का डी। ठीक, फिर देखिए मिंटारा किससे है? काराकोरम से रहने से। ठीक है, बनिहाल किससे? पीर पंजाल से। ठीक भाई, बनिहाल किससे? पीर पंजाल से। और फोर्थ किसका है? लद्दाख। खारदुल्ला दर्र किसे? लद्दाख। कौन सा? डी। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक, वैसे भी हमने यहाँ पे देखा जो जिला किससे कारगिल से, तो एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है डी से, तो मुझे लगा आगे बढ़ जाता है भाई। चल देख लो एक बार आप। जो जिला किससे भाई? कारगिल से। मिंटारा किससे? काराकोरम रेंज से। बनिहाल किससे? पीर पंजाल से। खारदुल्ला किससे? लद्दाख से। याद रख लो। ठीक, आगे देखिए। जो जिला कारगिल क्षेत्र में स्थित है और लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, किस बीच में? लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच क्या करता है? महत्वपूर्ण कड़ी के बीच में कार्य करता है। बीच यह दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से रक्षा और परिवहन के लिए है। विशेष रूप से किसके? रक्षा और परिवहन के लिए है। ठीक है, विशेषताएं यह पानी अपनी उच्च ऊंचाई और भारी बर्फबारी के लिए जाना जाता है, जो इसे एक चुनौती मार्ग बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। मिंटारा दर्रा काराकोरम रेंज में। मिंटारा दर्रा कहाँ पे? काराकोरम। मिंटारा दर्रा पाकिस्तान और चीन की सीमा के पास काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है, जो क्षेत्रों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, क्या ये बस व्यापार क्या बना रहा है? सुविधाजनक बना रहा है। विशेषता ये अपने भौगोलिक महत्व के लिए महत्वपूर्ण है भाई। महत्व के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए। बनिहाल पीर पंजाल अवशिष्ट बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, जो जम्मू और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। फिर बनिहाल किससे जोड़ता है भाई? जम्मू और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। क्या पर्वतमाला में स्थित है? महत्व यह है दर्रा व्यापार और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। जवाहर सुरंग इसके नीचे स्थित है। जवाहर सुरंग है जो इसके नीचे स्थित है, जो साल भर संपर्क सुनिश्चित करती है। विशेषता यह अपनी मध्यम ऊंचाई और वर्षा के अधिकांश समय में सुलभता के लिए जाना जाता है भाई। आगे देखिए। खारदुला दर्रा लद्दाख पर्वतमाला में स्थित है। खारदुला दर्रा लेह के पास लद्दाख पर्वतमाला में स्थित है। महत्वपूर्ण नुब्रा घाटी का प्रवेश द्वार है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़कों में से एक है। विशेषताएं यह अपने आश्चर्यजनक दृश्य और
सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंग अनुपात क्या था? पुडुचेरी कितना था? 967 नहीं, 1027 नहीं, 987 नहीं, कितना था? 1037। आगे देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पुडुचेरी का लिंग अनुपात 1037 था। लिंग अनुपात यह है जनसंख्या संकेत है जो जनसंख्या प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दर्शाई जाती है। कितने पर? प्रति हजार पुरुषों पर। ठीक है। पुडुचेरी भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पे भाई? दक्षिण भाग में स्थित है। एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल 979 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? 9,50,289 थी। ठीक है, आगे देखिए। लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी संकेत है जो किसी क्षेत्र या देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। उच्च लिंग अनुपात जनसंख्या में बेहतर लिंग संतुलन को इंगित करता है, जबकि कम लिंग अनुपात विषम लिंग वितरण को इंगित करता है। ठीक है। पुडुचेरी भारत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में लिंग अनुपात अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था। ठीक है, भारत राष्ट्रीय। आगे देखिए। जब कोई नदियां पहाड़ियों से निकलती हैं और सभी दिशाओं में बहती हैं तो अपवाह रूप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ध्रुवाकृतिक नहीं, जालीदार नहीं, अर्रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्रे कहा जाता है। आगे देखिए। रेडियल पैटर्न एक शिखर में सहायक नदियां नीचे की ओर ढलान का अनुसरण करती हैं और सभी दिशाओं में नीचे की ओर बहती हैं। रेडियल ड्रैगन पैटर्न एक केंद्रीय ऊंचे बिंदु के, देखिए इस द्वार समझिए, एक शिखर से सहायक नदियों नीचे की ओर बहते हैं, शिखर से नीचे की ओर बहती है और अनुसरण करती है और सभी दिशा में नीचे की ओर बहती हैं। ठीक है। रेडियल ड्रैगन पैटर्न पर केंद्रीय ऊंचे बिंदु के आसपास विकसित होता है और ज्वालामुखियों जैसे शंक्वाकार आकार की आकृतियों के लिए सामान्य है। ठीक है। याद रखो, उदाहरण सौराष्ट्र क्षेत्र की धाराएं अमरकंटक पर्वतमाला जिसने वो निकलने वाली नदियां मध्य फ्रांसीसी पठार माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। नर्मदा, सोन और महानदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक है, आगे देखिए। ध्रुवाकृतिक यह अनियमित पेड़ की शाखा के आकार का पैटर्न है। अनियमित पेड़ की शाखा का आकार का पैटर्न है जो एक ऐसे इलाके में विकसित होता है जिसमें एक सामान्य लिथोलॉजी होती है और जहां भर्सन और दराजबंदी बहुत कम है। ठीक है। उदाहरण सिंधु, गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा नदी आदि। ठीक है, आगे देखिए। जालीदार इस प्रकार के पैटर्न में बाद की छोटी धाराएं समकोण पर मुख्य धारा से निकलती हैं और चरम चट्टानों के माध्यम से अंतर संरक्षण सहायक नदियों का मार्ग प्रशस्त करता है। उदाहरण सिंह भूमि और सीन के पुराने मुड़े हुए पहाड़ और पेरिन बेसिन में इसी सहायक नदियों में ट्रेलिस पैटर्न का जल निकासी है। आगे देखिए। अभी केंद्रीय निचले बेसिन में सभी तरह की धाराएं मिलती हैं। उदाहरण लद्दाख, तिब्बत, भागवती की धाराएं और नेपाल में इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी है। कौन सी जानी जाती है? गोदावरी नहीं, कृष्णा नहीं, कौन सी? कावेरी। आगे चलिए। कावेरी नदी है कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। यह कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में तलकावेरी से निकलती है। यह गोदावरी और कृष्णा के बाद दक्षिण भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है।
इस दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है, इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। हेमवती, हरंगी, अमरावती, सिमसा कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए। गोदावरी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसका बेसिन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के छोटे भागों और केंद्र शासित प्रदेश और पुडुचेरी के राज्यों तक फैला हुआ है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। पैगवाना और वैनगंगा, वर्धा और मंजीरा कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। आगे देखिए। भाई सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखिए। कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। कृष्ण नदी का महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से निकलती है। घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीम और मूसी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। भाई आजकल एग्जाम में किन्हें पूछता है, सहायक नदियों को पूछता है भाई। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस नदी को सॉरी तिब्बत में किस नदी को लांगचैन ख्वाब के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को लांगचैन ख्वाब के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तिस्ता नहीं। किसको जाना जाता है? सिंधु को नहीं। किसको जाना जाता है? सतलज। ठीक, कोसी को नहीं। ठीक है, आगे देखिए। सतलज नदी को तिब्बत में लांगचैन ख्वाब के नाम से जाना जाता है। यह उन पांच नदियों में सबसे लंबी और यह उन पांच नदियों में जो उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पंजाब के ऐतिहासिक क्षेत्र में होकर बहती हैं, है ना भाई, ऐतिहासिक क्षेत्रों में होकर बहती हैं। सतलज का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राक्षताल झील से होता है। यह भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। अंत पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज सिंधु बेसिन सिंचाई प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका इस क्षेत्र में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखिए। भौगोलिक महत्व। सतलज सिंधु नदी प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जो क्षेत्र के जल संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह व्यापक सिंचाई प्रणालियों का समर्थन करती है जो भारत और पाकिस्तान दोनों में पंजाब की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना किसे कहते हैं भाई? अब बात है जल विद्युत परियोजना किसे कहते हैं। ठीक, सतलज नदी में कई जल विद्युत परियोजनाएं हैं जैसे कि भांगड़ा नागल बांध जो भारत के सबसे बड़े बांध में से एक है। ठीक है, यह परियोजना बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अभी क्वेश्चन नहीं है। ऐतिहासिक व्यापक नदी आधिकारिक रूप से महत्वपूर्ण हो रही है भाई। इसके तट पर कई प्राचीन सभ्यताएं और शहर पनपे हैं। किसके? सतलज नदी। सतलज की बात चल रही है। किस चल रही? सतलज। ठीक है, ये भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग रही है। पर्यावरण चिंताएं। कई नदियों की तरह सतलज और को प्रदूषण, पानी से अत्यधिक निष्क्रिय, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सतत प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी, आगे देखिए। दोनों लगी एक साथ। चल आगे देखिए। क्वेश्चन देखिए। सूची फर्स्ट में दिए गए राज्यों को मिलान दूसरे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात से बदल कर कीजिए। उत्तर प्रदेश क्या है भाई? 912। बिहार 918। मध्य प्रदेश 331। महाराष्ट्र 300। 929। बे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए। पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, बे आ जाए। आगे देखिए।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थी। 2011 जन बिहार में कितनी थी भाई? 1000 पुरुषों पर 218 थी। और 2011 जनगणना मध्य प्रदेश में 1000 पर 931 थी। और महाराष्ट्र में 1029 थी, है ना भाई? 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं थी। ठीक है, आगे देखिए। लिंग जनसंख्या में लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत की जनसंख्या हर 10 साल में आयोजित की जाती है। लिंग अनुपात सहित विभिन्न जनसांख्यिक मापदंडों पर व्यापक डेटा प्राप्त करती है। ठीक है, कम लिंग अनुपात असमानता और सामाजिक मुद्दों जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का संकेत दे सकता है। सरकारी पहल जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य भारत के लिंग अनुपात में सुधार करने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, आगे देखिए। नियुक्त में से किसे भारत की महान घाटी के रूप में जाना जाता है? लेट घाटी नहीं, गिरनाइट घाटी नहीं, चंबल घाटी नहीं, गंडीकोटा की महान घाटी नहीं। क्या हो जाएगा भैया आंसर? गंगा ने गिरांड घाटी। ठीक है, आगे देखिए। सॉरी, हमने गलत लगा दिया लगता है। ठीक, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा, ग्रैंड गोंडीकोटा की महान घाटी। ठीक है, आगे देखिए। गोंडीकोटा की महान घाटी भारत की महान घाटी के रूप में जानी जाता है। भारत की महान घाटी आंध्र प्रदेश कडप्पा जिले के एक छोटे से गांव में कोडिकोटा में स्थित है। ये उस मनमोहन घाटी के लिए प्रसिद्ध है जिसे पेन्नार नदी ने बसाया था, जो एरामाला पहाड़ियों से होकर बहती है। यात्री अप्राकृतिक निर्माण के इस उत्कृष्ट उदाहरण को भारत का छिपी महान घाटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अनुप्रस्थ घाट में परियोजना में महान घाटी एक प्राकृतिक के रूप से मन बनने वाली विशेषताएं हैं जो लाल चट्टानें स्फीति घुमाव को विशेष लाखों वर्षों में भूवैज्ञानिक इतिहास का खुलासा करते हैं। 977 मील की लंबाई, इसे याद रखो, 977 की मील की लंबाई के साथ घाटी विशाल है, औसतन 10 मील चौड़ी और 1 मील गहरी है। ठीक भाई, इसे विस्तृत दृश्य और कोलोराडो की नदी में सफेद जल की लहरों के साथ इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संग्रहित है। आगे देखिए। मेघालय में स्मिट के पास स्थित लेटलम घाटी एक सुंदर पर्वत श्रृंखला है। भारत के पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में गंगोनी डागा नामक एक प्राकृतिक घाटी है जो गरबेटा शहर के करीब स्थित है। मध्य प्रदेश में राज्य चंबल नदी घाटी का घर है। आगे देखिए। एक नदियों हवाओं बारिशें और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षीय और कटाव और निर्मित खड़े किनारे वाली गहरी और संकीर्ण घाटी का भौगोलिक नाम क्या है? क्या हो जाएगा भाई? कैनियन नहीं, बेसिन नहीं, ब्यूट नहीं। क्या हो जाएगा? रिज। क्या हो जाएगा? रिज। आगे देखिए। ओह यार, सॉरी सॉरी सॉरी। रिज भी नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? क्या होगा? कैनियन होगा। क्या होगा? कैनियन होगा। ठीक है, आगे देखिए। कैनन एक गहरी और संकीर्ण घाटी होती है जिसका निर्माण अपक्ष संरक्षण टेक्टोनिक की गतिविधियों से होता है। अधिकांश घाटी एक पठार गया टेबल भूमि के लंबे समय तक संरक्षण से बनी रहती है। नदियों में नदियों में घाटियों को तराशने की प्रकृति होती है।
क्योंकि लंबे समय तक पानी बहने में से बड़े पैमाने पर कटाव हो सकता है। विश्व में सबसे बड़ी घाटी यारलुंग यारलुंग त्सांगपो ग्रांड कैन्यन से है, जो तिब्बत में स्थित है। 5,500 मीटर तक फैला हुआ है ना, 5500 मीटर तक फैला हुआ है, 5500 मीटर तक फैला हुआ है। ठीक, आगे देखिए। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन से? वैनगंगा नहीं, साबरी नहीं, मंजीरा नहीं, कौन से? प्राणहिता। आगे देखिए। गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन में बहती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर नासिक नासिक महाराष्ट्र में है। 1465 किलोमीटर 910 मील के लिए पूर्व में बहती है। महाराष्ट्र में 48%, तेलंगाना में 18% और आंध्र प्रदेश में 4%, 4.5%, छत्तीसगढ़ में 10.9% और ओडिशा में 5.7% राज्य अपवाहित करती है। नदी अंत में सहायक नदियों के लिए व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल खाड़ी में गिरती है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी अब भारत से महाराष्ट्र और नासिक के पास मध्य भारत में या पश्चिमी घाट में से निकलती है। ठीक है, आगे देखिए। गोदावरी कवरेज क्षेत्र 312 3,12,812 किलोमीटर, यानी कि 1,20,777 वर्ग मील, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10वां हिस्सा है। यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड गणराज्य में कुल क्षेत्रफल के बराबर है। किस किस के? यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड गणराज्य के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। नदी बेसिन को 3 वर्गों में विभाजित माना जाता है। ऊपरी मंजीरा के संगम का स्रोत है। मध्य मंजीरा और प्राणहिता के संगम के बीच स्थित है। निचला प्राणी संगम में मुख्य है। प्राणी संगम में मुख्य है। आगे देखिए। नदी की प्रमुख सहायक नदियों को बाएं किनारे की सहायक नदियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पूर्ण प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदी शामिल है, जो बेसिन के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग 59.7% कवर करती है। और दाहिने किनारे की सहायक नदियों परवरा, मंजीरा और मानेसर एक साथ बेसिन में 16.1% योगदान करती है। प्राणहिता नदी गोदावरी नदी की सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है। इसके जल निकासी बेसिन के लगभग 34% को कवर करती है। आगे देखिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र आजादी के बाद भारत के पहले भाग के रूप में जुड़ा था? कौन जुड़ा था भाई? दादरा और नगर हवेली। ठीक है, गोवा नहीं, पुडुचेरी नहीं, सिक्किम नहीं। आगे देखिए। दादरा और नगर हवेली आजादी के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले पहले प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। ठीक है। संविधान का 10वां संशोधन दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया था। यह निर्माण 11 अक्टूबर 1961 को प्रभाव में आया था। ठीक है, आगे देखिए। गोवा। भारत ने 1961 में पुलिस कार्रवाई के मध्य पुर्तगालियों से 3 क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था। संविधान के 12वें संशोधन में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। बाद में 1967 में गोवा को एक राज्य 56वां संविधान संशोधन बनाया गया था, है ना, एक राज्य बनाया गया। कब? 56वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1987 में। ठीक है। भारत ने पुर्तगालियों से मध्य। आगे देखिए। पुडुचेरी। 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा पुडुचेरी भारत केंद्र शासित प्रदेश बना। यह 1954 तक फ्रांसीसियों द्वारा शासित था। 1954 में फ्रांस द्वारा शासित था। इसमें 4 जिले पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम शामिल है। ठीक है, पुडुचेरी में 4 जिले हैं। पुडुचेरी, कराईकल और माहे और यानम शामिल है। आगे देखिए। सिक्किम। 1974 में भारत के संविधान में 35वें
संशोधन के बाद 1974 में सिक्किम को संरक्षित राज्य दर्जा मिला था। ब्रिटिश शासन के दौरान सिक्किम योगपाल योग्ययाल द्वारा शासित भारत का एक राज्य था। 1975 में संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे देखिए, अभ्रक की खदानें किस जिले में बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं? किस जिले में पाए जाते हैं? आपको 3 जिले दे रखे हैं नीचे, बताइए। गिरिडीह हिल पे और कोडरमा और दुमका में नहीं पाई जाती। क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। कोडरमा झारखंड के उन जिलों में से एक है जो पूरे जिले में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन और समृद्ध खनिज भंडार में संपन्न है। सबसे पहले यह विश्व स्तरीय अभ्रक के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे भारत की अभ्रक राजधानी या अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। समाप्त। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, और जिन बच्चों ने अभी शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। ठीक है भाई, आशा करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।